साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को देख रहे हैं। और इसमें जो प्रश्न है उसमें आपके इन्वायरमेंट, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है कोलेस्ट्रॉल के विषय में कौन सा एक असत्य है। कोलेस्ट्रॉल के विषय में कौन सा एक असत्य है। तो देखिए, यह एक वशीय अल्कोहल है, सही बात है। इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है, ये भी सही है। इसकी मात्रा बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। यह जल में घुलनशील होता नहीं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है। आगे चलते हैं। अगला है यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो देखिए, जो लीवर है इसके बारे में पहला कथन है कि यह पित्त रस स्त्रावित करता है। यह पित्त रस स्त्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए यहाँ पर पूछा कौन सा कथन गलत है, कोई कथन गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे जो आपके विकल्प हैं, ये देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। इसमें पूछा है सत्य कथन कौन से हैं। तो ए ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, के 1 एंड 2, नाइदर 1 नाइदर 2, मतलब ना तो 1 ना तो 2, ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन जो होता है ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए यह उत्तरदायी है। प्रोटीन के आवश्यक अवयव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर हैं, और सभी एंजाइम क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, विटामिन बी टू क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, तो 2 से मिला दीजिए। विटामिन बी थ्री निकोटिनमाइड होता है, निकोटिनमाइड, ठीक है, इसको आप 4 से मिला दीजिए। विटामिन B6 ये क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन 3 से मिला दीजिए। विटामिन के क्या होता है, ये विटामिन के जो होगा फिलोक्विनोन हो जाएगा, फिलोक्विनोन अर्थात 1 से, तो 2431 अर्थात आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं उसे हमें बताना है। तो देखिए, टिटनस जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सही है। डिप्थीरिया जो है ये आंत की बीमारी नहीं है, बल्कि डिप्थीरिया बीमारी के अंदर श्वास नली प्रभावित होती है, ठीक है, श्वास नली प्रभावित होती है। यह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। इसके अंतर्गत सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने की समस्या आती है, तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। इसके अंदर निमोनिया फेफड़े से संबंधित है, मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित है। आगे चलते हैं। मानव में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं, ये किस प्रणाली के अंग है। तो ये जो है एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। मानव में गुर्दे या किडनी जो होते हैं उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, एक स्त्रावण ग्रंथि है और दूसरा हार्मोन, ठीक है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है बहुत धुंधला दिख रहा होगा। देखिए, एक सेकेंड, पहले इसको मिला लेते हैं। जनन ग्रंथि, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, इससे जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, तो 2 से मिला दीजिए। अग्नाशय से जो है इंसुलिन निकलता है, 3 से मिला दीजिए। अधिवृक्क अर्थात एडर्नल से इससे क्या निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है। 1 पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उससे क्या निकलता है, इससे वृद्धि हार्मोन, अर्थात 4 से मिला दीजिए। तो 2314 जो है इसका जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे 2341 है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि फोटोशेड जो है ये काफ़ी धुंधला है, इसलिए यहाँ पर साफ नहीं आया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 84 पे। देखिए, सॉरी 83 पे। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उद्देश्य जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण की रणनीति बनाना है? तो ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मानवता जैवमंडल कार्यक्रम के तहत स्थापित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में अपघटक के रूप में प्रतिभाग करते हैं? तो कौन करते हैं? तो देखिए, कवक और जीवाणु दोनों, कवक और जीवाणु दोनों ही अपघटक जीव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल निकाय में यूट्रिफिकेशन अर्थात सुपोषण के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला देखें, जल में घुली हुई जैव ऑक्सीजन की मांग घटती है, नहीं बढ़ जाती है, तो पहला गलत है। दूसरा, फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक जल में विषाक्त तत्व छोड़ते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं छोड़ते हैं विषाक्त तत्व। ठीक है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे आपका जो दूसरा वाला है फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक जो है जल में विषाक्त तत्व छोड़ते हैं, ये सही है, ये जो है आपका सही है। परंतु जो तीसरा है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत है। तो पहला और तीसरा जो है ये गलत, दूसरा सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे केवल बी सही है, अर्थात 2। आगे देखते हैं। बेट्सलैंड इंटरनेशनल जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यह है आपका नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। आगे चलते हैं। न्यूमिकोनियोसिस जो है या निमोकोनियोसिस है ये, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। कथन देखिए क्या है। पहला है, चर्म शोधनशालाओं में कार्यरत मजदूर इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये कथन आपका इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो असत्य बताना है। तो ये जो चर्म शोधनशालाओं में कार्यरत मजदूर जो इससे प्रभावित होते हैं, सही बात है। दूसरा कथन जो लिखा गया है, दूसरा कथन, इसमें श्रमिकों के वृक्क प्रभावित होते हैं, जो श्रमिकों के वृक्क होते हैं वो प्रभावित होते हैं, सही बात है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पे देखिए लिखा बहुत हल्का है। तो पहले में है चर्म शोधनशालाओं में कार्यरत मजदूर इससे प्रभावित होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, इसमें श्रमिकों के वृक्क प्रभावित होते हैं। तो हमें बताना उपयुक्त में से असत्य कथनों का चयन करें। तो कोई कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से मायोग्लोबिन के संबंध में सत्य है? तो देखिए पहला कथन देखें, यह लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों में पेशीय उत्तकों में पाया जाता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह एक प्रोटीन है, ये भी सही है। तीसरा, लौह इसका आवश्यक घटक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। द लिमिट टू ग्रोथ नामक संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा, किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। 1972 में प्रकाशित द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण संगठन और उसका मुख्यालय। तो देखिए, ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में है, ह्यूमन राइट्स वॉच का न्यूयॉर्क में है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, जबकि IPCC का अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का जो है ये लंदन में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो डी वाला सही नहीं है। अगला है, खड़ी अवस्था प्रदर्शित करती है, स्टैंडिंग स्टेट किसे प्रदर्शित करती है? तो ये जो है खाद्य जाल की सकल प्राथमिक उत्पादकता को, डी वाला देखिए, खाद्य जाल की सकल प्राथमिक उत्पादकता को प्रदर्शित करती है यह। ठीक है, देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे ही खड़ी अवस्था कहते हैं। अगला है, निम्न पर विचार करना है। तो देखिए क्या क्या है, इसको जरा देख लेते हैं क्योंकि साफ दिख नहीं रहा होगा। तो पहला है हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा है हाइड्रोलिक प्रेस, तीसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो कौन सा इसमें न्यूटन के गति के नियम के आधार पर काम करते हैं? तो इसमें देखेंगे ये तीनों के तीनों जो हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम पे काम करते हैं, ना कि न्यूटन के नियम पे। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी में जो है यही लिखा गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जैवोपचार की तकनीक है? कौन सी है? तो देखिए, राइजोफिल्ट्रेशन जो है ये एक जल जैवोपचार की तकनीक है, ठीक है। जबकि माइक्रो रिमीडिएशन क्या है? ये कवक के माध्यम से किया जाने वाला जैवोपचार है। बोलोटिलाइजेशन जो है ये क्या है? इस प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों तथा ठोस धातुओं का जैवोपचार किया जाता है। फाइटो रिमीडिएशन ये क्या है? इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यदि आपको पता हो तो इसको आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें पहला, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। सही बात है, पाई जाती हैं। दूसरा, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। गलत, ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, परंतु नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मार कर खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। सी, ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ भूमि में नाइट्रोजन कमी होती है। सही बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जो आरबीसी होता है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया भी कहते हैं। सही बात है। यह शरीर में ब्रिक को प्रभावित करता है। यह कथन भी जो है वो सही है, मतलब किडनी को ये प्रभावित करता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से, एक सेकंड, आपका 97 नंबर क्वेश्चन जो है इसका प्रश्न एक बार थोड़ा सा धुंधला है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करें, ये लिखा गया। फल और खाने योग्य भाग। तो देखिए, काजू के आगे लिखा है बीजपत्र, नाशपाती के आगे लिखा है पुष्पासन, लीची के आगे लिखा है एरियल और गेहूं के आगे लिखा है भ्रूणपोष, ठीक है। तो हमें बताना है इनमें से जो बेमेल है, जो सही नहीं है, वो वाला बताना है 97 में। तो देखिए, इसमें जो तीसरा वाला है लीची के साथ लिखा गया है एरियल जो है ये सही नहीं है। काजू का जो खाने योग्य होता है वो होता है आपका बीजपत्र, नाशपाती का पुष्पासन होता है, लीची का जो है आपका एरियल नहीं होता है, गेहूं का भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है जिसमें आपका 3 लिखा है, केवल 3, वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ओलेरी कल्चर के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? मतलब ओलेरी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है सब्जियों की खेती से। किससे है? सब्जियों की खेती से है। लिथियम का परमाणु भार कितना है? तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। लिथियम का रासायनिक सिंबल जो है Li होता है और इसका परमाणु भार 7 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो असत्य कथनों का चयन करना है हमें। तो पहला है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। सही कथन है। दूसरा, प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहता नहीं, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ये उल्टा है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? 2 और 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, इनमें से कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें से ध्वनि तरंग छोड़ दीजिए, ध्वनि तरंगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, 2, 3, 4, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे।
तो 102 को पहले पढ़ लेते हैं, चूँकि साफ नहीं दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। 2 कथन है। पहला है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये कथन आपका जो है वो सही नहीं है। नहीं, ये असत्य कथन बताना ना। तो पहला कथन सही है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, सही है। दूसरा, लोहे की तुलना में स्टील में ध्वनि की चाल कम होती है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि लोहे में ध्वनि की चाल जो है 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। 103 नंबर क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। लंबाई घटेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा, चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर असत्य कथनों का चयन करना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, गड़बड़ बता दिया मैंने, फिर से सुन लेते हैं। देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं और हमें इन दोनों कथनों असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। वहीं दूसरा जो है, चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के जो है वो क्या होती है? अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था मैंने पहले, तो ये ध्यान रखिए दोनों ही असत्य हैं, अर्थात इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है परमाणु संख्या 83 के आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो कथन जो है आपका सही है। कारण, जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कोई कारण नहीं है। देखिए, जर्कोनियम जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 40 है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला है भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नहीं, स्थायी परिवर्तन नहीं, अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है, इसलिए पहला वाला आपका क्या है? असत्य है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होती है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब रिवर्स नहीं होती हैं। ठीक है, एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया। तो इसमें असत्य कथन बताना था, तो 105 का आपका पहला वाला कथन जो है असत्य है, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? देखिए, ऑप्शन क्या क्या है? कैलामाइन किसका अयस्क है? ये है जिंक है, कॉपर है, आयरन है और पारा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर कैलामाइन जिंक का किसका? जिंक का एक अयस्क है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 को देखें। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? क्रोड क्षेत्र जो है जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट होती है। गलत है, ये कथन गलत है। दूसरा, मध्यवर्ती क्षेत्र जैवमंडल का क्षेत्र होता है। पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पर्यटन एवं प्रबंधन संबंधित कार्य होते हैं। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये जो क्रोड क्षेत्र होता है जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन बहिस्थानीय इक्सूटू संरक्षण का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान ये इन सूटू का है, क्योंकि बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान ये सभी इक्सूटू का है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो देखिए, बगीचा, झील, गेहूं का खेत ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो हरे घास का मैदान ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटक दोनों श्रेणियों में आता है? कौन प्राथमिक उपभोक्ता और
अब घटक दोनों श्रेणियों में आता है तो चींटी आती है। कौन आती है? चींटी। तो यहाँ पे याद रखिएगा चींटी के बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है आपका, पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण समान रूप से नहीं परंतु भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। सही बात है। कारण गर्म जलवायु और अधिक वर्षा पादप एवं प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूल दशा प्रदान करते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 112 है, निम्नलिखित में से असत्य या असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। दो कथन दिए हैं, कौन सा कथन इसमें असत्य है ये हमें बताना है 112 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, ऐसे स्थान जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकतम पाई जाती हैं परंतु उसके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। सही बात है। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है सही है। पूछा असत्य कथन कौन सा है? कोई नहीं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुपोषण क्या है? सुपोषण क्या है ये बताना है। तो देखिए, जल प्रदूषण जिसमें जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो सही है ये। दूसरा, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रदूषक नहीं, ये वाला दूसरा वाला कथन गलत है। तीसरा, जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है। चौथा, मृदा प्रदूषण का एक प्रकार है, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? देखिए, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये द्वितीयक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषकों के उदाहरणों में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और बेंजीन है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित हुआ था? कौन सा स्थापित हुआ था? तो इन चारों में जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका 1974 का है, तो सबसे पहले इसमें हुआ। मानस 1990 का है, पेरियार जो है ये 1982 का है, और आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके नाम देख लीजिए क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में गजेला बेनेट्टी, दूसरा है इक्कस हेमियोनस, सी है बोसेलाफस ट्रैगो केमेलस है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए है गजेला बेनेट्टी, बी है इक्कस हेमियोनस, सी है बोसेलाफस ड्रैगो केमेलस। ठीक है, तो इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 116 का सी वाला। तो सी क्या है? बोसेलाफस ट्रैगो केमेलस है। 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। पर्यावरण जो है भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, सही बात है। कारण इसमें पृथ्वी के दोनों अजैविक तथा जैविक संगठन सम्मिलित होते हैं, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रही। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, निम्नलिखित को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कौन सही होगा जाएगा। पहले इसका सन देख लेते हैं। तो इसमें आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 1972 का है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन कब होता है? 1985 में। 1985 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब का है? 2010 का। तो क्रम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, कथन है सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी के लिए बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी के लिए
ठीक है, भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है, ना कि वर्तमान पीढ़ी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन ही गलत हो गया। दूसरा कारण देखें, 1992 में ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में सतत विकास के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। तो कथन सही है, कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 देखें तो ये है आपका, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध रुको और जाओ की नीति से है? किसका संबंध है? नवनियतिवाद का। नवनियतिवाद अवधारणा का संबंध रुको और जाओ की नीति से है। देखिए, नियतिवादी जो है, नियतिवादी अवधारणा ये प्रकृति, इसमें प्रकृति को सर्वप्रमुख माना गया, और संभववादी जो अवधारणा है इसमें मानव को सर्वप्रमुख माना गया है। सर्वप्रमुख। 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी नहीं है? तो देखिए, फसल चक्रण, वाटरशेड प्रबंधन, शुष्क कृषि विकास ये सहयोगी, परंतु रासायनिक खादों का प्रयोग ये सहयोगी नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है आपका, कथन की बात करें तो नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में पहला सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का प्रतिवेदन निर्गत किया गया था। सही बात है, कथन सही है आपका। कारण, इस सूचकांक में 17 सतत विकास लक्ष्यों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। ये जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो 17 विकास लक्ष्य हैं उसमें से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य और कच्छ वनस्पति स्थल। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। पश्चिम बंगाल के आगे है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के आगे लिखा है सुंदरवन। उड़ीसा के आगे लिखा है देवीकोड़ा। मेघालय के आगे लिखा है कोरिंगा। कर्नाटक के आगे लिखा है कुंडापुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? मेघालय में कोरिंगा। तो कोरिंगा वन इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सी वाला सही है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, उड़ीसा में देवीकोंडा है, मेघालय में कोरिंगा नहीं है। कोरिंगा जो आंध्र भूमि है ये आंध्र प्रदेश में है, ना कि मेघालय में। तो सी वाला सही नहीं है, जबकि कर्नाटक में कुंडापुर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। देखिए, वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1996 में। कब हुई थी? 1996 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में। अगला है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त सोजत मेहंदी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है राजस्थान से। किससे है? सोजत मेहंदी का संबंध राजस्थान से है। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 126। तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गुजरात ने। गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का स्थान शीर्ष है। 127 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। बी ऑप्शन। पहले पे स्विट्जरलैंड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत जो है वो 46वें पे है। भारत 46वें पे है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब उपविजेता कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, साफ नहीं दिखा गया है। पहले ऑप्शन में है एमा रादुकानु, बी में है कोको गॉफ, सी में है लेला एनी फर्नांडीज, और डी है समांथा स्टोशुर, ठीक है। तो ये यूएस ओपन 2021 के महिला एकल उपविजेता कौन है? उपविजेता, ठीक है, जो हारी हैं। तो ये कौन थी? लेला एनी फर्नांडीज थी, ठीक है। जबकि विजेता कौन थी? एमा रादुकानु महिला वर्ग में, जबकि पुरुष वर्ग में विजेता डेनियल मेदवेदेव थे और पराजित किसको किया था? नोवाक जोकोविच को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर, 128 से 129 पर चलते हैं। नौसैनिक अभ्यास समुद्री शक्ति का आयोजन किसके मध्य होता है? ये जो है आपका भारत और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है।
नौसेना का। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित में से माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है इंदिरा नूई। कौन है? इंदिरा नूई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेताओं में से या प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, शिवकुरो मनाबे जो है ये थे। इसके अतिरिक्त डेविड जूलियस ये नहीं थे। ठीक है, भौतिकी का इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इन्हें जो है अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अदरेम पाटापाउटिन ने वर्ष 2021 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था, ना कि भौतिकी का। ठीक है, यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। जबकि आपका शिवकोरा मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जियोर्गियो पारसी ये जो है आपके भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। 132 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। डॉक्टर सुधा मूर्ति हैं, डॉक्टर मंजू शर्मा है, विकास सिंह है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। किसे दिया गया है? तो ये जो है आपका दिया गया है किसको? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। जो डी ऑप्शन है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनको दिया गया है। आगे चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नहीं, एक सेकंड। किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 134 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान यदि बात करें तो 101वें स्थान पर था। 116 देशों में 101वें स्थान पर था। आगे चलते हैं 135 पे। निम्नलिखित में से जलवायु सुभेद्यता सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। सूचकांक को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। सही है। दूसरा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी जलवायु घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील राज्य हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही है। पूछा कौन सा असत्य है, तो कोई असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में फ्रंट रनर श्रेणी में आने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें कर्नाटक और राजस्थान है। कौन है? कर्नाटक और राजस्थान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 137 को देखें तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को। किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे तो रजनीकांत है, विनोद खन्ना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो रजनीकांत को दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। निम्नलिखित में से क्रमशः उबेर कप और थॉमस कप के विजेता कौन है? तो इसके विजेता की यदि बात करें तो उबेर कप के उबेर कप के विजेता कौन है? उबेर कप के विजेता चीन है और थॉमस कप के इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं। शीहे द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला अन्वेषण उपग्रह है। शीहे क्या है? तो शीहे देखेंगे तो ये चीन सौर अन्वेषण उपग्रह है। अन्वेषण उपग्रह द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला अन्वेषण उपग्रह है। ठीक है, 139। तो देखिए, चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा उत्तरी साक्षी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे नाम से जो है सफलतापूर्वक भेजा गया है। आगे चलते हैं भारत और क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए, भारत और के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था?
तो 140 नंबर देखें तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होना था? संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला जो है अलीगढ़ में, कहाँ पर? अलीगढ़ में रखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 143। पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। आगे चलते हैं, वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध जो है आपका गुजरात से है। वतन प्रेम योजना का संबंध जो है ये गुजरात से है। यह योजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से किस देश से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता फिरदौस कादरी का संबंध है? फिरदौस कादरी का संबंध है। तो ये एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक है, बांग्लादेशी वैज्ञानिक है जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई और टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है और हमें इसमें सत्य कथनों का चयन करना है। 146 में देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक का आयोजन सितंबर 2021 में दुसान में तजाकिस्तान में हुआ। सही है। इस बैठक में ईरान को संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। ये भी सही है। दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो जा रहे हैं। ठीक है, दोनों कथन आपके सही हो जा रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 147। देखिए 147 जो है इसमें कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आकश नामक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की गठन की घोषणा की गई है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आपका ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल, परंतु न्यूजीलैंड शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, शांतिपूर्ण मिशन 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कोड की सहायता सही कथन या कथनों का चयन हमें करना है। तो यह एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास था जिसमें नाटो के सदस्यों ने भाग लिया था। ये कथन सही नहीं है। शांतिपूर्ण मिशन 2021 संघाई सहयोग संगठन SCO के देशों द्वारा किया गया एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास था। इसका आयोजन सितंबर 2021 में दक्षिण पश्चिम रूस के आरनबर्ग में किया गया था। ठीक है, तो इसका आयोजन रूस के आरनबर्ग में किया गया था। ये कथन सही है। ये कथन सही है, पहला वाला गलत है। ये बी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 149। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की व्यापक समीक्षा के लिए निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में सितंबर 2021 में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? बैजयंत पांडा के अध्यक्षता में किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 400 डेज, ये चेतन भगत की पुस्तक है, चेतन भगत की पुस्तक है। सही है। द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी की बात करें, ये बिमल जलान की है, बिमल जलान की है। सही है। बैक टू द रूट्स, ये अनुराधा राय की है। किसकी है? अनुराधा राय की, ऐसा लिखा गया है। परंतु बैक टू द रूट्स जो है ये अनुराधा राय की नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया की है। किसकी है? तमन्ना भाटिया की पुस्तक है। जबकि अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये किसकी है? ये प्रियंका चोपड़ा की है। सही है। तो यहाँ पर C वाला जो है सही नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 150 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।